नमस्कार, मनी मंत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राहुल गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं सोने यानी गोल्ड और रियल एस्टेट यानी जमीन जायदाद में निवेश के बारे में। पिछले कुछ दिनों में इन दोनों ही क्षेत्रों में काफी उतार चढ़ाव देखा गया है। सोने की कीमतों में भी उतार चढ़ाव रहा है, वहीं जमीन और जायदाद की कीमतों में भी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। ऐसे में निवेश के लिहाज से ये दोनों क्षेत्र कितने चमकदार है, कितने आकर्षक है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आजकल जो बाकी विकल्प मौजूद है उनके मुकाबले सोना और जमीन जायदाद जो हमेशा भारतीयों की पहली पसंद रहे हैं वो किस पायदान पर टिकते हैं और कहां पर टिकते हैं और कितना फायदेमंद है यहां पर निवेश करना, कैसे इसमें निवेश को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर इसमें आपका निवेश है तो अगर उसमें किसी तरह का कोई मन में सवाल है, कोई दिक्कत है, उसके बारे में आप सवाल पूछ सकते हैं। अगर इस निवेश को परिवर्तित करना है उसके बारे में आप सवाल पूछ सकते हैं। कैसे सवाल पूछना है, बड़ा आसान है। हमारे पास 2 नंबर्स हैं, उन फोन नंबर्स पर फोन करके आप सवाल पूछ सकते हैं। फोन नंबर्स हमारे हैं 011-230-97648 और 011-230-97655। इसके अलावा सुबह 10 बजे तक का ये लाइव कार्यक्रम है। सुबह 10 बजे तक आप हमें अगले आधे घंटे में आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ddmoneymantra@gmail.com। तो आपके ईमेल्स का इंतजार है, आपके फोन कॉल्स का इंतजार है। आपसे गुजारिश है, जब आप सवाल पूछ रहे हो कृपया टीवी की आवाज़ को बंद रखें ताकि आपके सवाल को हम निर्बाध तरीके से बिना किसी व्यवधान के सुन पाएं। और जब आप ईमेल कर रहे हो कम से कम शब्दों में, एक लाइन में अगर आप सवाल ईमेल में करेंगे तो मेरे लिए उस ईमेल को पढ़ पाना और जल्दी से उसका जवाब ले पाना आसान हो जाएगा। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। जयंत दास है, आर्थिक विशेषज्ञ। जयंत दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया राहुल। आपके फोन कॉल्स को लें उससे पहले एक मेरा सवाल जयंतो जी, हाँ जी, कितना आकर्षक है सोने में निवेश करना और रियल एस्टेट में निवेश करना, क्योंकि पिछले 1-2 महीने में काफी उतार चढ़ाव हमने देखा। बिल्कुल, देखिए खास करके सोने में हम लोग भारतीय में जिस तरह के निवेश होते हैं, एक तो ज़रूरत के हिसाब से होता है, शादी होता है घर में जहाँ पे ज्वेलरी लोग उसको जाके करते हैं। दूसरी बात यह है कि इन्वेस्ट करना जहाँ पे लोग एक्सपेक्ट करते हैं उसमें से कुछ रिटर्न्स मिले। तो मौजूदा स्थिति ये है, खास करके विदेशी जो सोने का बाजार है उसमें थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी इस वक्त एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जहाँ पे कहा जा रहा है कि शायद सोने का दर में थोड़ा वृद्धि हो सकता है। वजह इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए यूएस का और उन्होंने कुछ रेडिकल पॉलिसीज़ अपना इलेक्शन कैंपेन में अनाउंस किए थे और ऐसा स्थिति में वो रेडिकल पॉलिसीज अगर कुछ एग्जीक्यूट होते हैं तो शायद थोड़ा अनिश्चितता होता है ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी में, और ये अनिश्चितता का वजह से सोने में थोड़ा बहुत बढ़ोतरी का उम्मीद हम देख सकते हैं। हालांकि कल उनका एक्सेप्टेंस स्पीच, शपथ लेने के बाद जो स्पीच देते हैं उसके बाद थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी सोने में आया है, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगले 1 तिमाही में खास करके जब 2-4 पॉलिसीज उनका ज़मीनी हकीकत में आएंगे रूपांतर होकर, तो वहाँ पे शायद सोने में कुछ अलग से वृद्धि हम देख सकते हैं। खास करके सारे सोने हम लोग के इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है ऑलमोस्ट, हम सबको पता है। अगर ग्लोबली सोने का दर में कुछ भेदभाव होता है तो उसका फर्क इंडिया में भी होगा। घरेलू कारण क्या हो सकते हैं सोने की जब निवेश के बारे में हम सोचते हैं, क्योंकि भारत सरकार की भी लगातार कोशिश है कि सोने में लोग कम से कम पैसा डालें, क्योंकि ये डेड मनी है, इसमें कोई इकोनॉमी को कोई फायदा नहीं है। और आपके पास अगर घर में सोना पड़ा हुआ है तो उसमें आपको ज़्यादा बहुत रिटर्न भी नहीं मिलता है जितना आपको बाकी क्षेत्र में मिल सकता है। देखिए तो पिछले राहुल 5 साल के दौरान सरकार का तरफ से और खास करके काफ़ी सारे सोने में इन्वेस्ट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जाके सोना खरीदे, बॉन्ड्स आया हुआ है, ETFs आया हुआ है, गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड सरकार का चल रहा है, बीच बीच में अनाउंसमेंट होता है उसका, जहाँ पे सरकार बता रहा है कि आप सोने खरीदना बेशक ना जाके खरीदे, बिकॉज सोने का एक स्टोरेज कॉस्ट होता है, सोने का अलग से प्रोटेक्ट करना पड़ता है, इंश्योर करना पड़ता है। आप बॉन्ड्स के दौरान सोने में निवेश करें, जो सोने में निवेश करना चाहते हैं वहाँ पे 1 ग्राम से आप शुरू कर सकते हैं और 500 ग्राम तक यूनिट्स है, उसमें आप निवेश कर सकते हैं। 2.5% आपको एक रिटर्न्स मिलेगा साल में। 5 साल तक लॉक इन पीरियड होता है, उसके बाद 6ठी, 7ठी, 8वीं साल में आप एग्जिट कर सकते हो। और ये सारे किया जा रहा है इसलिए क्योंकि इंडिया में जिस तरह का गोल्ड स्टोरेज और गोल्ड होल्डिंग होता है, एक छोटे से छोटे जो इंसान है वो भी कोशिश करता है किसी ना किसी तरह से गोल्ड लेके उसको स्टोर करे, होल्ड करे और ज़रूरत का टाइम में उसको जाके बेचे या शादी में उसको लगाए। और ऐसे होल्डिंग के दौरान काफ़ी हद तक जिसको बोलते हैं ह्यूज इन्वेंट्री पाइल अप लोगों का घर में होता है। एस्टिमेट्स तरह तरह का आते रहता है, लेकिन जो भी है देयर आर ह्यूज एस्टिमेट्स। और इंडिया जैसे देशों के लिए उस तरह का गोल्ड होल्डिंग करके अपना घर में रखना, मैं मानता हूँ इट्स अ वेस्टेज ऑफ प्रॉपर रिसोर्सेज। जी हाँ, लेकिन निवेश को लेकर आकर्षक है क्योंकि ईमेल्स लगातार हमारे पास आ रहे हैं। विवेक जोशी का ईमेल आया है, वो कहते हैं कि हाउ मच कैन आई इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड व्हेन।
कोई लिमिट भी है सोने में इन्वेस्ट करने की? देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आप डिपेंड करते हैं किस तरह का इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप एग्जीक्यूट करते हो। अगर आप गोल्ड कॉइन्स सीधे जाके मार्केट से खरीदते हो तो उसमें बेशक आज का तारीख में कोई लिमिट नहीं है। कुछ पिछले 2 महीने तक कुछ अटकलें लगाया जा रहा था, उस तरह का कुछ अफवाह भी उठे थे कि शायद सरकार कुछ रोक टोक लगाए या किसी तरह से कुछ बोले कि भाई किस हद तक आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वक्त आप कितना भी हद तक हो सके गोल्ड कॉइन्स प्रॉपर रूप से आप तरीके से जाके अपना थ्रू बैंक खरीद सकते हो और कोई भी मुद्रा से खरीद सकते हो। दूसरी बात है बॉन्ड्स, सोवरेन बॉन्ड्स के बारे में थोड़ी देर पहले हम लोग विस्तृत में बताया। तीसरी जो ETFs होते हैं, जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं गोल्ड में, उसमें भी आप बेशक इन्वेस्ट कर सकते हो। कहना मतलब ये है कि इस वक्त जो इंस्ट्रूमेंट्स का ऑल्टरनेटिव्स आपका पास है, सिर्फ गोल्ड में जाके गोल्ड खरीदने आप सीमित नहीं रह सकते। इसके अलावा भी बॉन्ड्स और ETFs के द्वारा उसमें थोड़ा बहुत एक्सचेंज कॉस्ट होते हैं, उसको अगर आप उठा सकते हो और उठाना चाहते भी हो तो उसके द्वारा आप जाके निवेश कर सकते हो बेशक। रियल एस्टेट के बारे में एज ए इन्वेस्टर अगर आप देखा जाए, मैं मानता हूँ कि हर एक इंसान को एक 5 से 10% अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट रहता है तो काफ़ी अच्छा मैं मानता हूँ इस वक्त काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। रियल एस्टेट के बारे में क्या आपका आकलन है? पिछले 8 नवंबर के बाद रियल एस्टेट के क्षेत्र में थोड़ा सा हमने असर देखा है, आजकल क्या स्थिति है इसकी? देखिए, स्थिति काफ़ी डाउन है। वजह 2 है। एक तो 8वीं नवंबर में डिमोनेटाइजेशन अनाउंस हुए हैं और उस दौरान पिछले 2 महीने में कैश किसी के पास है नहीं। वो कैश आइदर बैंक में चले गए, नहीं तो उसमें आग लगा दिया गया। तो मैं मानता हूँ अगर बैंक में भी चले गए तो ऐसे स्थिति में एक तो सेकेंडरी मार्केट जो रियल एस्टेट का है, जहाँ पे काफ़ी हद तक 30, 40, 50% कैश में दौरान उसको चलता है। डेवलपर्स मांगते हैं, जो सेलर्स है वो मांगते हैं, कैपिटल गेन्स टैक्स ना देना पड़े उस वजह से। तो वैसे स्थिति में मैं मानता हूँ इस कैश का ना रहने की वजह से मार्केट में बहुत हद तक एक अलग से सॉफ्टनेस आएंगे। लेकिन मार्केट क्या इस बात को एसेस कर रही है कि लॉन्ग टर्म इसके काफ़ी बेनिफिट है, क्योंकि आपका जो बायर्स का दायरा है वो बढ़ गया है अचानक, क्योंकि अब एक मिडिल क्लास की रेंज में अगर कोई प्रॉपर्टी रेंज में आ गई है तो ऑल ऑफ अ सडन आपने मिडिल क्लास बायर्स को भी इंक्लूड कर लिया है प्रोबेबल बायर्स के लिस्ट में। देखिए, तो वो लॉन्ग टर्म फायदा भी मार्केट क्या इस वक्त एसेस कर रही है? मिडिल टर्म का भी बात अगर हम करें फिलहाल, तो मैं मानता हूं कि 2 फायदा है बायर्स का। आपने तो एक फायदा प्राइस की तरफ से बताया, दूसरी फायदा ये है कि बैंक्स का तरफ जिस तरह का आज फंड्स आए हुए हैं, पहले बैंक्स को अलग से लोन लेके फिर आगे वो हमें लोन देते थे, तो उनका जो कॉस्ट ऑफ फंड्स जो था काफ़ी हाई था। इस वक्त 4 से लेकर 5.5% अगर कॉस्ट ऑफ फंड्स बैंक का होता है, क्योंकि सारे फंड्स जाके सेविंग्स अकाउंट में या करंट अकाउंट में आके गिरे हैं जो भी डिमोनेटाइजेशन के द्वारा, तो बैंक्स का पास काफ़ी फंड्स है और उस वजह से एक रेट ऑफ इंटरेस्ट में एक लोअर एंड में एक प्रेशर होगा, जहाँ पे बैंक्स कोशिश करेंगे उस फंड को हमें आपको दिया जाए। और होम लोन में खास करके एक गिरावट आने वाला 2, 3, 4 महीने के दौरान लगातार थोड़ा बहुत गिरावट हम देख भी सकते हैं, उम्मीद भी कर सकते हैं। इसमें जो होम लोन बायर्स है उनका शायद बहुत बड़ा फायदा होगा। शायद उनके लिए आजकल काफी आकर्षक स्कीम्स आई हुई हैं, और जो जैसे होम लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी काफी ऑल टाइम लो डिमोनेटाइजेशन के द्वारा, और साथ में एक सॉफ्टनिंग ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी शुरुआत हुआ है और मैं मानता हूँ इंटरेस्ट रेट थोड़ा बहुत और सॉफ्ट होंगे आने वाले 1-1.5 साल के दौरान, तो उसमें होम लोन बायर्स का काफी फायदा होगा। एक तरफ तो प्राइस का उनका फायदा है और दूसरी तरफ सॉफ्ट इंटरेस्ट रेट्स का फायदा है। जी, भूपेश बेंगलोर से कॉलर हमारे साथ हैं। भूपेश जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। मैं भूपेश बात कर रहा हूँ बैंगलोर से, और मेरा क्वेश्चन डिमोनेटाइजेशन का जो इफेक्ट है रियल एस्टेट पे उसके बारे में है। मेरे को फ्लैट खरीदना है जैसे, तो अभी खरीदना ठीक रहेगा या फिर अभी कुछ महीने रुक के इस बारे में डिसाइड करें? जगह टू जगह डिपेंड करेगा कि प्लेस टू प्लेस। देखिए, मैं मानता हूँ कि अगर आप इस वक्त घर जब खरीदते हैं लोग, 2-3 चीज़ों उनका होता है। एक तो एक टाइम पीरियड होता है कि अगर आप यूज़र खुद हो तो आपको कितना जल्द से जल्द वो घर चाहिए। एंड यूजर नहीं हूँ, आप ये लगा लीजिए। एंड यूजर यही है। अच्छा, तो अगर आप एंड यूजर हो तो निर्भर करता है कि आप इस वक्त अगर आपको ज़रूरत है घर का, तो मैं मानता हूं कि आप इसका फ़ायदा उठाएं और साथ में अगर 1-2-3 महीना आप और इंतज़ार कर सकते हैं तो आपको और सॉफ्टनिंग ऑफ लोन रेट्स, अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन में थोड़ा सा और गिरावट आप देख सकते हो। और इस वक्त देखिए डिमोनेटाइजेशन ख़त्म हुए कुछ ही 2-3 हफ्ते हुए हैं और अगले 2-3 महीने में मार्केट्स में और सॉफ्टनिंग होगा प्राइसेस में भी, ये मेरा उम्मीद है। लेकिन जैसे राहुल आपने कहा कि अगर आप बेंगलोर में हो, किस क्षेत्र में आप निवेश कर रहे हो, क्षेत्र विशेष में होते हैं, अगर वहाँ पे इन्वेंट्री ना हो फ्लैट्स का जहाँ पे आप खरीदना चाहते हो, तो शायद वहाँ पे उस तरह का गिरावट जैसे आप उम्मीद कर रहे हो वैसे ना हो। लेकिन मैं मानता हूँ ओवरऑल अक्रॉस द कंट्री
एक सॉफ्टनिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट का एक ट्रेंड जो है वो धीरे धीरे अब एस्टेब्लिश हो रहा है और वो बरकरार रहेगा। जैसे शेयर बाजार में माना जाता है जब बाजार गिरता है तब निवेशक ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं और तब कहा भी जाता है कि बाजार गिरा हुआ है, अभी अच्छे दाम पे मिल रहे हैं स्टॉक्स, अभी खरीद लीजिए। ऐसे रियल एस्टेट के बारे में भी बायर्स क्या फील कर रहे हैं? क्यों सेम फ्लैट जो 6 महीने पहले किसी और कीमत में था, आज वो 20% कम कीमत पे अगर मिल रहा है तो व्हाई नॉट नाउ? बिल्कुल, लेकिन इसमें सवाल एक और भी होता है, जब मार्केट गिरता रहता है तो निवेशक उम्मीद करता है शायद 2 महीने इंतजार करो तो और एक लोअर रेट मिल जाए। तो ऐसी स्थिति में मार्केट में एक अलग से जो अट्रैक्शन होता है बायर्स का, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और मैं मानता हूँ कि आज थोड़ा सा अर्ली है इस वक्त, अगर आप रियल एस्टेट का अपना जो बाइंग है उसको अगर आप पोस्टपोन करना चाहते हैं तो मैं मानता हूँ शायद अप्रैल मई तक आप उसको अगर स्टैगर करना चाहते हैं तो उसमें आपको फायदा होगा। प्राइसेस में थोड़ा और आपको सॉफ्टनिंग मिलेंगे और जैसे मैंने रेट का बारे में कहा, रेटों में भी एक अलग से आप उम्मीद कर सकते हैं और कटौती है इस वक्त जो रेट चल रहा है। लेकिन अगर कोई खास इन्वेंट्री आपके दिमाग में है, खास कोई लोकेशन का खास फ्लैट आपके दिमाग में है तो मौका का तो अगर उसमें जैसे अगर आपको 5, 10, 15% कम मिल रहा है और उसमें अगर आपको लग रहा है कि उसमें ज़्यादा इन्वेंट्री ना हो, ऐसे बहुत सारे होता है कि कोई पर्टिकुलर सोसाइटी में आप जाके देख रहे हो जहाँ पे 1 या 2 ही फ्लैट का इन्वेंट्री है, तो ऐसे स्थिति में आपको निर्णय उसी वक्त लेना चाहिए। और जैसे अब इन्होंने कहा कि एंड यूज़र है तो उनके लिए निर्णय उस वक्त लेना चाहिए जहाँ पे ज़रूरत उनका कितना है उस वक्त। और अगर मैं मानता हूँ कि एक पर्टिकुलर लोकेलिटी या एक पर्टिकुलर घर आप ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं और वहाँ पे थोड़ा बहुत दरों का गिरावट आप देखें 6 महीने के दौरान, पिछले 6 महीने के दौरान, तो उसमें आप क्लोज कर सकते हैं। इसमें मोटी बात यही है कि अगर आपके पास ऑप्शंस बहुत है फ्लैट को खरीदने के लिए तो आप वेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कुछ ही ऑप्शंस में से खरीदें तो आपके लिए इंतजार करना शायद नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि बायर्स बहुत है इस वक्त मार्केट में जो कम रेट पर खरीदने के लिए आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन ये बायर्स डिपेंड करता है, अगर वो एंड यूजर हो तो एक तरह का बायर का मेंटालिटी होता है, अगर वो निवेशक है तो मेंटालिटी ऑफ बाइंग थोड़ा अलग होता है, तो वो डिपेंड करता है आप किस तरह का बायर हो मार्केट में। राजूद्दीन है इस वक्त मध्य प्रदेश से हमारे साथ अगले कॉलर। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजू जी, पूछिए सवाल। जी पूछिए सवाल। जी आपकी टीवी की आवाज अगर बंद हो जाए तो काफी अच्छा होगा, आपकी आवाज हम सीधे सुन पाएंगे। टीवी का आवाज कम करना। पूछिए सवाल। जी हेलो सर, सवाल पूछिए जल्दी से। सर हमारा ये है कि जो है जमीनों के भाव जो है गिरने वाले हैं या बढ़ने वाले हैं? भविष्यवाणी। हाँ, जमीन एक ऐसी चीज है जो फ्लैट से थोड़ा हटका है जी। और जैसे मैंने कहा कि ये निर्भर करता है जमीन कहाँ पे है। एक चीज ये रही है सर। हेलो जी पूछिए जल्दी से पूछिए। एक चीज ये रही है कि मोदी जी ने जो है सोना और जमीन में जो है उन्होंने ये अंतर ला दिया है कि एक तो नोटबंदी कर दी है, जिस कारण से सवाल उनका मोटा सवाल यही था कि फ्यूचर में किस तरह से रहेगा जमीन एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा अच्छा रहेगा, बिकॉज हमारा सवाल ये चलिए जवाब ले लेते हैं। नोटबंदी की है जी, सवाल जवाब ले लेते हैं। जो नोटबंदी की है उसको लेकर जो है मतलब सोना और जमीनों में क्या गिरावट पैदा होने वाली है? कुछ असर क्या और भी होने वाला है? जितना असर हुआ ये खत्म हो गया है और होने वाला है? खास करके जमीन का अगर बात किया जाए, मैं नहीं मानता उसमें कुछ। सोने के दाम में तो हमने अच्छा खासा उछाल देखा था। तो उछाल देखे तो इसलिए क्योंकि पुराने नोटों से जो सोने खरीदना चाह रहे थे उनका थोड़ा बहुत उछाल आया, लेकिन मार्केट अभी इस वक्त थोड़ा स्टेबल है, अभी भी 29-30 हज़ार के आसपास है और स्थिति में मानता हूँ बने रहेंगे। अगर विदेशी बाजारों के साथ सोने का जैसे दर अगर आप तैयार करें तो उसमें उछाल आएगा, तो घरेलू बाजार में भी डोमेस्टिक एक अलग उछाल आएंगे। लेकिन अभी शादी का सीजन ऑलमोस्ट एंड का तरफ है और शादी का सीजन के दौरान भी एक अलग से उछाल होते हैं, फेस्टिवल सीजन के साथ उछाल होते हैं। तो ऐसे कुछ ट्रिगर्स आने वाले 3-4 महीने में मार्केट में नहीं है या आने वाले 6 महीने में नहीं है। और जैसे शुरुआत में हमने कहे थे कि अगर आप सोने में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ सोने खरीद के नहीं, बॉन्ड्स का द्वारा भी आप इन्वेस्ट करें। गवर्नमेंट का स्कीम फिर से शायद आने वाला है 6ठी दफ़ा, अगर उसमें आप ध्यान रखें अलग से तो उसमें आपको 2.5% साल का आपका अलग से इंटरेस्ट वापस भी मिल सकता है, जो ज्वेलरी में आपको घर में रखे नहीं मिलेगा। बजट आने वाला है तो बजट से क्या उम्मीद है इन दोनों क्षेत्रों को, रियल एस्टेट और गोल्ड के क्षेत्र में बजट से क्या उम्मीद है? राहुल देखिए, मैं मानता हूँ बजट में एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग ओवरऑल होते हैं और खास करके गोल्ड का या रियल एस्टेट का अलग से जो इम्पेटस है बजट में अगर ना भी रहे तो मोटी तौर से जो नीतियाँ हैं, हम रियल एस्टेट के ऊपर एक नीति आने वाला है तो जो काफ़ी लोग उम्मीद कर रहे थे, जहाँ पे खास करके लोगों का ये शिकायत था कि हमने पैसा देके 3 साल में जो वादे हुए थे कि हमें अपना घर मिल जाएगा, वो 4 साल 5 साल 6 साल तक भी नहीं मिले हैं।
और इस वक्त कानून में उस तरह का कुछ कठिन कानून, उस तरह से स्ट्रिक्ट रूल कुछ है नहीं जहाँ पे इस तरह का जो बिल्डर्स है उसको ऊपर केस किया जाए। अगर केस भी होता है तो कोर्ट में रियल एस्टेट बिल आया है, तो वही मैंने कहा रियल एस्टेट बिल और स्टेट्स जितना जल्दी इंप्लीमेंट करेंगे, कुछ स्टेट्स ऑलरेडी उसको इंप्लीमेंट किए हैं, तो ये एक अच्छा ट्रिगर है खास करके रियल एस्टेट मार्केट में थोड़ा ट्रांसपेरेंसी ले आना। लेकिन दूसरी बात यह है कि रियल एस्टेट कंपनीज का इस वक्त हालत काफ़ी ख़राब है फाइनेंशियली, और ये स्थिति देखते हुए अगर गवर्नमेंट कुछ इन कंपनीज का द्वारा ट्रांसपेरेंटली कुछ करे नीतिगत दौर से, जहाँ पे ये कंपनीज खास करके बड़े अच्छे कंपनीज जो है वो थोड़ा बहुत स्थिति से बच पाए, तो आम जनता के लिए इसमें काफ़ी फायदेमंद। किस तरह की राहत की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो होम लोन पे वो काफी कम चल रहा है। देखिए वो तो बजट का और दौरान फर्दर रेट ऑफ इंटरेस्ट का दौरान बजट में तो कुछ निर्णय नहीं लिया जाएगा, वो एक मार्केट इकोनॉमिक्स है जहाँ पे बैंक्स निर्णय लेते हैं। जो बजट लेने का जो उम्मीद है वो ये है कि टैक्स का छूट मिलता है। जी जी, आपको 2 लाख रुपए तक टैक्स का छूट मिलता है अगर आप होम लोन बायर हो इनकम टैक्स में, तो वो शायद इस बजट में और बढ़ा दिया जाए। कहा जा रहा है कि 3 से 4 लाख, ये अटकलें लग रहा है, मीडिया में भी बातें चल रहा है, लेकिन हमें पता तभी चलेगा 1 फरवरी में जब जेटली साहब अपना अनाउंसमेंट करेंगे। अगर उस तरह का टैक्स का छूट मिलता है बजट में, राहत मिलता है, तो रियल एस्टेट क्षेत्र में एक अलग से जान वापस आ सकता है। जी मिस्टर जोशी है हमारे साथ पुणे से फोन लाइन पर। जोशी साहब नमस्कार, पूछिए सवाल। बोल रहा हूँ पुणे से। मेरे को ये पूछना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सारा सोना रखा हुआ है, और वो बिल्डिंग का जब फोटो आता है टीवी पे तो उसका दरवाजा जो है वो भद्दा लगता है, उसका रंग है ब्राउन, ऐसा लगता है कि वो इतना सोने की चीज है और उसपे इतना बेकार दरवाजा किया हुआ है। अच्छा। उसको गोल्ड का कलर कर दीजिए बस। ये फाइनेंस अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, काफी वैल्यूएबल सजेशन है आपका। आपके सजेशन को जरूर हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब जिस तरह से रियल एस्टेट के बारे में हम बात कर रहे थे, आजकल सर्विस टैक्स के बारे में भी लोगों के मन में कई तरह की शंकाएं हैं, क्योंकि एक कोर्ट के द्वारा जो फैसला लिया गया कुछ बायर्स के फेवर में कि जो बिल्डर है वो सर्विस टैक्स नहीं ले सकता है। बिल्कुल वो स्थिति क्या है, किस तरह का संशय, और बायर का क्या सर्विस टैक्स जिन्होंने दे दिया है क्या उसको क्लेम कर सकते हैं? देखिए इसमें थोड़ा बहुत और अगर क्लैरिटी आ जाएगा इस वक्त, क्योंकि काफ़ी हद तक कुछ केसेस भी चल रहे हैं सर्विस टैक्स के ऊपर जहाँ पे बिल्डर्स का बायर्स के बीच में क्लैरिटी भी नहीं है। तो मैं मानता हूँ इसमें अगर प्रॉपर क्लैरिटी आ जाता है कि किसको ये सर्विस टैक्स फाइनली पे करना चाहिए, क्योंकि हमने एक दर में एंटर किया रियल एस्टेट बिल्डर्स का सजा हम घर लेते हैं कॉन्ट्रैक्चुअली, लेकिन उसमें हमेशा कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा रहता है कि कोई भी नया टैक्स लगता है, कुछ भी लगता है, वो बायर के ऊपर जाके पास ऑन होता है। तो इसमें प्रॉपर अगर डिफाइंड वे में क्लैरिटी होता है कि फाइनली टैक्स कौन बेयर करेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मामला काफ़ी सारी चीज़ें अभी कोर्ट में भी बातचीत चल रहा है, और कुछ बिल्डर्स चार्ज कर रहे हैं, ज़्यादातर बिल्डर्स चार्ज कर रहे हैं जी। बिल्कुल, तो वो एक बात है। और ये आप बात बहुत अच्छे सवाल आपने किए जहाँ पे निवेशकों को और जो भी बायर्स हैं उनको भी ये सवाल जो है इस वक्त ये कहा जा रहा है कि आप जो सर्विस टैक्स है आप उसका भुगतान भरिए, और जब एक प्रॉपर क्लैरिटी आ जाएगा उसको आप रिफंड के तौर से क्लेम कर। बिल्डर के पास अगर आप जाएंगे तो बिल्डर तो अभी सर्विस टैक्स ले रहा है, उसको तो लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बायर अपनी तरफ से बिल्डर के पास जाने के बाद तो एक ही जवाब मिलेगा कि आपको सर्विस टैक्स देना है। लेकिन क्लैरिटी के लिए क्या बायर्स क्या कोर्ट में जाएं, कहीं PIL दायर करें किसी? देखिए मैं जितना दूर तक मैं जानता हूँ काफ़ी हद तक कोर्ट में लोग जाके अलग से इसमें क्लैरिटी मांगे हैं, और ख़ास रूप से कुछ उस तरह से आया नहीं क्लैरिटी के सर्विस टैक्स कौन पे करेगा, बायर पे करेंगे या बिल्डर पे करेंगे। तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि एज पर द एग्रीमेंट कोई भी नया टैक्सेस वो बायर के ऊपर ही पास ऑन होता है ज़्यादातर एग्रीमेंट में आप देखेंगे। तो इस वक्त तो आप अंडर प्रोटेस्ट दे सकते हैं, जैसे कहा जा रहा है कि आप अंडर प्रोटेस्ट एक लेटर ऑफिशियली लिख के कि मैं एज अ प्रोटेस्ट ये अमाउंट पे कर रहा हूँ, और जब धीरे से क्लैरिटी और अच्छे से आ जाएंगे तो बिल्डर्स को अगर वापस करना होगा तो एज अ रिफंड के तौर आप जब पोजीशन लेंगे तो बिल्कुल उसको क्लेम बैक कर सकते हैं। चलिए देवगढ़ से संतोष हमारे साथ अगले कॉलर है। संतोष जी नमस्कार, पूछिए सवाल। हेलो जी संतोष जी, आवाज आ रही है तो सवाल पूछिए। जी 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 सर, मेरा ये सवाल है कि दिल्ली जैसे शहरों में हाँ आवाज आपको पहुंच रही मेरी? आवाज बिल्कुल साफ आ रही है सर, आप सवाल पूछिए। हाँ एक्चुअली मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली जैसे शहरों में प्रॉपर्टी का रेट काफी गिरा हुआ है, लेकिन छोटे शहरों में रेट काफी बढ़े हुए हैं। तो इसका क्या रीजन हो सकता है सर? और क्या ये पूरे बीजेपी के गवर्नमेंट में ऐसा रहेगा, जैसा कि सुनने में आता है बाजार में कि अभी रियल एस्टेट के दाम गिरे हुए हैं दिल्ली में, और ये बीजेपी के पूरे पीरियड में रहेगा, ऐसा कुछ है क्या सर? ये असेसमेंट कई लोगों का है कि 50 लाख तक की प्रॉपर्टी, 60 लाख तक की प्रॉपर्टी के दामों पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है। जहां प्रॉपर्टी के दाम 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ तक पहुंच जाते हैं, जहां
मोटी जेब वाले आदमी लग्जरी एंड ऑफ द प्रॉपर्टी जो है राहुल, ये बात सही है, वहाँ पे गिरावट ज्यादा है, वहाँ गिरावट ज्यादा है। बिल्कुल। और दूसरी बात उन्होंने जो कहा कि बड़े शहरों में दर गिरने का ज्यादा खबर मिल रहा है, छोटे शहर में उस तरह का शायद ना अलग से खबर आए। वजह एक ही है, बड़े शहर में इन्वेंट्री बहुत ज्यादा है। आप एनसीआर रीजन देख लीजिए, आप बॉम्बे में देख लीजिए, ग्रेटर बॉम्बे रीजन में देख लीजिए, बेंगलुरु का आउटस्कर्ट्स में देख लीजिए, जिस तरह से इन्वेंट्री क्रिएट हुए हैं वहाँ पे। क्योंकि ज़्यादातर बिल्डर्स का ये कोशिश रहा कि बड़े शहर में दर अच्छा मिलता है, वहाँ जाके उन्होंने लैंड बैंक क्रिएट किए, निवेश किए, और जिस तरह का वहाँ पे एक अलग से इन्वेस्टर बेस मिल जाता है जो रातों रात 3, 4, 5 घरों में पैसा लगाए, वो बड़े शहर में आसानी से मिल जाता है। छोटे शहरों में क्या हुआ, वहाँ पे 70% ऑफ द न्यू बिल्डिंग्स जो आया है वो थोड़ा बहुत नीड बेस के ऊपर बेस करके आया है कि जो लोगों के पास एक घर है वो शायद एक कॉम्प्लेक्स में रहना पसंद करेंगे, उस तरह का क्रिएट हुए हैं। और जो लोग छोटे शहर में हैं वहाँ पे डिमांड, इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है उतना ब्रॉड बेस नहीं है जैसे बड़े शहर जैसा, तो इसलिए इन्वेंट्री वहाँ पे रातों रात बढ़े नहीं। और जो बात हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि निर्भर करता है कि कौन सा शहर में आप है और कौन सा शहर में नहीं, उस शहर में कौन से इलाका में आप है जहाँ पे इन्वेंट्री है या नहीं। क्या ऐसा भी हुआ है कि जो महंगी प्रॉपर्टीज है उन पे ज्यादा असर पड़ा है? और जो बिल्कुल हमेशा ये होता है जब रियल एस्टेट में एक अलग से गिरावट होते हैं, जो लग्जरी एंड ऑफ प्रॉपर्टीज जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे गिरावट काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेयर टू मिडिल रेंज बजट रेंज प्रॉपर्टी में। क्योंकि बजट रेंज मिडिल रेंज प्रॉपर्टी में ऑलरेडी एक टारगेट और एक प्राइस फिक्स करके एक पर्टिकुलर मास को अप्रोच किया जाता है। गिरावट सब में आता है अगर आप देखें, लेकिन ये ज़रूर है कि जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में आउट प्राइस्ड हो जाना। बड़े शहर में आप आउट प्राइस्ड हो जाते हो, यानी कि एक मिडिल क्लास फैमिली पर्सन जो एक नॉर्मल सैलरी पर्सन है, टैक्स पेयर है, उनके लिए 1.5-2-2.5 करोड़ का घर रातों रात लेने में वो आउट प्राइस्ड हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में काफ़ी हद तक वो कोशिश करता है कि 1 करोड़ का नीचे घर लिया जाए, या 50 से लेकर 70 लाख जो एक पॉपुलर ब्रांड है, प्राइस ब्रांड है कोई भी होम बायर्स के लिए, तो उस तरह का होम ब्रांड में फोकस करते हैं। क्योंकि इस रेंज में हमने देखा है कि एंड यूजर अक्सर खरीदते हैं और वो वाइट में बिल्कुल डीलिंग होती वाइट है, में डीलिंग होता है ज़्यादातर, और उनके लिए ना बायर्स कम है ना सेलर कम। ज़्यादातर एंड यूजर्स जो होता है मिडिल क्लास में, वो अपना बाइंग करते हैं बैंक्स के लोन के दौरान। उनका जो भी एवरेज इनकम होता है हम सबको पता है, मतलब ज़्यादातर लोगों का 10 लाख से नीचे एवरेज इनकम होता है, 70 to 80% ऑफ द पीपल इन इंडिया। तो उनका साथ लिंक होता है उनका होम लोन, 20, 25, 30, 40 लाख तक होम लोन वो ले सकते हैं, 50 लाख ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छे केसेस है, उसको पर आप 10-15 लाख अपना पूंजी और लगा के, वो टिपिकली जैसे मैंने कहा 50 से लेकर 70-80 लाख का जो प्राइस ब्रांड है, बहुत पॉपुलर अफोर्डेबल प्राइस ब्रांड है, जो बड़े शहर में बिल्डर्स भी कोशिश कर रहे हैं टारगेट करने। एक जल्दी से ईमेल ले लेते हैं। अमित का ईमेल आया है, हाउ एन इंडिविजुअल हैविंग इनकम लेस देन 2 लाख कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड टू मेक सफिशिएंट रिटर्न। 2 लाख से कम बिल्कुल आप कोई भी अमाउंट, जैसे मैंने कहा कि गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड के द्वारा आप 1 ग्राम गोल्ड भी आप खरीद सकते हो जी, उनके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है जी। तो 1 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक आप खरीद सकते हो। और अगर आप उसमें अगर आप पसंद नहीं, आप गोल्ड ETFs है, गोल्ड म्यूचुअल फंड बॉन्ड्स भी काफ़ी है जिसमें जो गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो उस तरह का कंपनीज में आप जाइए। और 2 लाख काफ़ी बड़ा पूंजी होता है गोल्ड के लिए, छोटे पूंजी नहीं है, तो आप बेशक उसमें इन्वेस्ट करते हो। अगर आप चाहते हो, इनकम 2 लाख से कम है। अच्छा, उनके इनकम 2 लाख से कम, उनके पास काफी कम पैसा होगा तो निवेश करना चाहे, ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में भी 1 ग्राम 2 आपका ग्राम पास अगर आज का तारीख में 1000, 2000, 3000 रुपया भी हो, आप जाके गोल्ड ऑन पेपर जाके खरीद सकते हो। आपका जरूरी नहीं है कि गोल्ड कॉइन ही खरीदे। तो वही मैं कहा कि एक एज अ अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट सेम फायदा आपको मिलेगा। और गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 2.5% साल का इन्वेस्ट भी मिलेगा उसमें। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जयंतो जी, आप स्टूडियो आए और आपने रियल एस्टेट और गोल्ड के बारे में बात की, और आपने बताया कि क्या संभावनाएं आने वाले कुछ महीनों के लिए और कितने आकर्षक है ये दोनों फील्ड फिलहाल मौजूदा वक्त में निवेश के लिहाज से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो आने के लिए। और आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने जानने की कोशिश की कि सोने और रियल एस्टेट ज़मीन जायदाद में निवेश कितना आकर्षक है और किस तरह से निवेश को आगे बढ़ाया जा सकता है। उन तमाम लोगों से माफ़ी मांगना चाहते हैं जिनके हम फ़ोन कॉल्स को शामिल नहीं कर पाए, और उन लोगों से भी माफ़ी जिन लोगों के ईमेल्स हम इस आधे घंटे के कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पाए। आपसे गुजारिश है, अगले हफ्ते फिर आपसे बात करेंगे और किसी नए टॉपिक पे फिर से चर्चा की जाएगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमारे पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।